महाराष्ट्र में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है शुगर इंडस्ट्री। और महाराष्ट्र में आज जो कुछ समृद्धि आई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा है, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, अब विदर्भ में थोड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री के कारण बहुत प्रगति हुई है। हमारे देश में टोटल 340 लाख टन शुगर जो तैयार होती है, उसमें 50% शुगर महाराष्ट्र में होती है। और इस साल शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस, इसके नई समस्याएं खड़ी हुई है। तो मैक्सिमम शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में करने की दो नीतियों को भारत सरकार ने अनुमति दी, जिसका सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र को हो रहा है। और इसलिए ये जो इथेनॉल है, अभी हमने पेट्रोल में तो 20% डालने का निर्णय किया, फिर भी हमें बहुत शॉर्ट सप्लाई है, 10% अभी पूरा हुआ है। पर अभी हमने एक नया निर्णय हुआ है कि मैं एक बार पढ़ते पढ़ते रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रयोग किया कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो उस समय ये देखकर मुझे लगा कि ये हमने करना चाहिए, तो मैं रशियन साइंटिस्ट को मैंने इंडिया में बुलाया और उनका प्रेजेंटेशन लेने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है। तो इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है मिस्टर वैद्य, उनको और राम कुमार करके रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर है, उनको दोनों को बुलाकर उसका प्रेजेंटेशन दिया। तो राम कुमार जी ने मुझे कहा कि ये मुझे कठिन लगता है सर। मैंने बोला ट्राई करके देखिए। और उनने 3 महीने ट्रायल दी फरीदाबाद में। अब उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके लेटर मुझे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया है कि इससे इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होगी, यानी इथेनॉल का एवरेज जितना मिलेगा उतना ही पेट्रोल का एवरेज मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अगले महीने से आ रही है। इसमें से टोयोटा, हुंडई, सुजुकी और ये ब्राज़ील, यूएसए और कनाडा में है। और वो जो गाड़ियां है, और बजाज की स्कूटर, 2 व्हीलर, टीवीएस की और हीरो की भी आई है, और ऑटो रिक्शा भी आई है। तो अब महाराष्ट्र से पेट्रोल को हद्दपार करिए। पेट्रोल 120 रुपये लीटर और इथेनॉल 62 रुपीज़ लीटर आएगा, कैलोरिक वैल्यू सेम होगी, तो ग्राहकों का भी फायदा होगा। मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि ई व्हीकल की बात मैं जब करता था तो लोग कहते थे कि होगा नहीं। अब मुंबई में ई बसेस आ गई, पूना में आ गई। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 व्हीलर हमारी भारतीय कंपनियों की, अब ये 9 महीने, साल भर उसकी वेटिंग लिस्ट है, इतने ई व्हीकल की डिमांड बढ़ी। अब ये स्कूटर आ गई और हम 10 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन की भी शुरुआत हुई। और मेरे पास तो हाइड्रोजन की गाड़ी है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, हवा भी कोई धुआं भी नहीं निकलता और आवाज़ भी नहीं आता। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और गवर्नमेंट ने अभी 3000 करोड़ रुपए का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया है, हाइड्रोजन मिशन। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र ये प्रगतिशील है, ये जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी फ्यूल, फर्टिलाइज़र और विशेष रूप से ये इसी के पीछे घूम रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज फ्यूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या है, जिसका आप जीएसटी कम करने की बात कर रहे हैं, वो तो ज़रूर करिए, पर जीएसटी से अपनी फ्यूल तैयार होगी। अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, मैंने 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया कि एक पूना में बायो सीएनजी बनाया उन्होंने, जो ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट है वो हमारे इसमें ठोमरे जी है, उन्होंने यवतमाल ज़िले में शुरू किया। और अब महाराष्ट्र में 10-12 प्लांट ऐसे हैं कि जो बायोमास से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बना रहे हैं। तो ये हमारे किसान इतने अच्छे हैं, तो हम आने वाले समय में ये जो पूरा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, पोल्यूशन करने वाला, इसमें महाराष्ट्र सबसे बड़ी भूमिका लेंगे, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा कि अब रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी मेरे पास है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह बना रहा हूँ। 65 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, महाराष्ट्र में भी है कुछ। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में ये ट्रॉली बस जो है, जिसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो सस्ती भी है, तो ये अगर हम शुरू करेंगे, जो पूरा मुंबई में पुरानी ट्राम थी, तो ये टायर पे चलने वाली ये 2 बसेस जोड़कर जाएगी, तो इससे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग डीजल बस के रेट जो टिकट के हैं वो 30% कम हो जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समुद्र में भी हम रोप वे केबल कार का उपयोग कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं ये बीपी मंत्री था, तो बीपीटी में मैंने अलीबाग जाने के लिए ये हमारा रोपैक्स शुरू किया, और ये शुरू किया तो अब इतना गाड़ियाँ लेकर बसेस लेकर लोग जाते हैं, मुझे अब देखने के लिए एक बार उसको जाना है, पर लोग बहुत खुश है उसके कारण। इसी प्रकार से नए मुंबई से लेकर और नए एयरपोर्ट को, शिंदे जी, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार करके बीपीटी में रखा है कि हमारे मुंबई के किसी भी दिशा से 17 मिनट के अंदर हम पानी से, वाटर टैक्सी से नए मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, ठाणे से लेकर वसई विरार से लेकर तब। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट अगर हो जाएगा तो रोड पर का भी ट्रैफिक कम होगा। और इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है, जिसमें आपने बहुत अच्छी इरिगेशन को प्रायोरिटी दी है, विशेष रूप से इरिगेशन, पानी, यही महाराष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमको इंटीग्रेटेड थिंकिंग करना पड़ेगा। वी नीड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, उसके सिवा नहीं होगा, बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, एंड विदाउट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल वी कैन नॉट इरेडिकेट द पॉवर्टी। और इसलिए निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हमको करनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ एग्रो एमएसएमई और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में भी हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। मैं संजीव बजाज जी मुझे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सीआईआई में आप 2 प्रकार के चैप्टर खोलिए, एक एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारी एक देश में गांधी जी कहते थे कि हमारी 90% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, अब 25% माइग्रेशन हुआ है, और ये 25% माइग्रेशन हुआ है वो सब शहर में आए, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ के प्रॉब्लम्स बड़े हैं। तो सीआईआई की तरफ से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जब तक ये जो 65% पॉपुलेशन है, इनका जीडीपी ग्रोथ में केवल 12% कंट्रीब्यूशन है, और ये जो 12% कंट्रीब्यूशन है, ये हमको अगर 20% तक ले जाना है तो सीआईआई के सपोर्ट के बिना ये नहीं होगा। और इसलिए निश्चित रूप से एनर्जी, सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, बाकी तो हमारी स्टील इंडस्ट्री है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब में तो आप लोग इंटरेस्ट लेते ही है, और इसमें बहुत अच्छा काम भी करते हैं। पर मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआईआई इस समय आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, इसको पूरा करने में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारा ताड़ोबा है, कभी आप बहुत से लोग मुंबई में रोज़ हवाई जहाज में आते हैं। यहाँ के एक गायक आए थे नागपुर में, तो मैंने उनको भेजा ताड़ोबा, तो एक दिन में उन्होंने 9 टाइगर देखे। यानी फॉरेस्ट इतना अच्छा है कि फॉरेस्ट में टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो सकता है, और ऑलरेडी हो रहा है। तो आप ये रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट बेस में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ठाणे जिले का ये जो ट्राइबल एरिया है, इसमें ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सीआईआई का विशेष इनिशिएटिव होगा, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए रहे, पानी हमारे लिए उपलब्ध कर ही रहे, और अच्छी अच्छी योजनाएं। देवेंद्र जी जब थे तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मैंने 6000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए उस समय, जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे उसको पूरा करने के लिए। और मैं एकनाथ जी, आपको और देवेंद्र जी को अनुरोध करूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी सिंचाई को दो, इरिगेशन को दो, पानी को दो। हमारे पूरा सह्याद्री के पठार को पूरा पानी समुद्र में जा रहा है, उसको रोककर अगर आपने गोदावरी में लाया तो पूरे डैम मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के पूरे भरे रहेंगे। तो आपका विशेष रूप से ध्यान इस बात की तरफ है, और इसलिए एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में सीआईआई और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल से लेकर बाकी बहुत सी क्रॉप पैटर्न बदलने में काफ़ी आपने इंटरेस्ट लिया है। तो मुझे विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री के जी का है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आज हमारा देश ऐसा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग पावर, मैन पावर हमारे देश में है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. इसमें महाराष्ट्र सबसे अग्रसर है,
और वेस्ट टू वेल्थ में भी महाराष्ट्र अग्रेसर है। आप देश को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं और इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो 75 साल हमारे देश को पूरे हुए हैं, इस 8 साल में हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। बहुत बड़ा उसका किताबें लिखी जा सकती है, प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। इस 8 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। इसके पहले क्या हुआ इसका मैं चर्चा नहीं करूंगा, बट द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, यही हमारी समस्या थी। और इसलिए आज हमारे देश की कहानी बन गई रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। But this is the appropriate time for the country that with appropriate leadership and appropriate vision, we can make miracles.